जी हाँ दोस्तों, आज आपके साथ आरजे के रूप में विनय सर हैं और आज के दिल से दिल तक या यूं कहें हार्ट से हार्ट तक निकल करके या हार्ट टू हार्ट टॉक में मैं एक स्पेशल गेस्ट से आप लोगों को मैं मिलाने जा रहा हूं, जो कि अपने आप में एक शख्सियत है पलामू में। और पलामू के पुत्र या पलामू के धरती पुत्र के नाम से अगर इनको हम पुकारें तो बिल्कुल एकदम सही होगा। आज हमारे बीच माननीय रविंद्र तिवारी जी हैं, जो कि भारतीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं और साथ में यूं कहें तो ऑल इंडिया पंचायत परिषद के वाइस प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। तो ये बहुत ही राष्ट्रीय स्तर के पद को सुशोभित कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है ना। तो आपको ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे बीच से धरती पुत्र निकल करके और पलामू को एक अलग पहचान देने का काम कर रहे हैं, और साथ में ये कहें कि इनका जो एक क्वालिटी स्पेशल है, ये बेवाक और बिंदास है। बहुत अच्छा राइटर भी हैं और बहुत अच्छा कविता और किसी टॉपिक पर बिंदास लिखते भी हैं। इनके अगर आप राइटअप को पढ़ेंगे और सुनेंगे तो देखेंगे तो लगेगा कि इनके दिल के अंदर जो गुबार भरा हुआ है इनके देश के प्रति, वो इनके राइटअप में बहुत ही झकास ढंग से दिखता है। और आपको इनसे जान के जानकारी होगी कि ये छात्र जीवन में इवन 8वां 9वां जिसमें कि जब लोग XYZ ABCD सीखते थे, उस समय से छात्र जीवन में बहुत ही एक्टिव रहे हुए हैं। छात्र जीवन से ही पॉलिटिकली एक्टिव रहे हैं और इनके बारे में बहुत विशेष तो ये खुद बताएंगे कि कितना एक्टिव रहे हुए हैं। लेकिन हमको लगता है कि राजनीति के लिए ये बने हुए हैं और ये राजनीति के लिए बने हुए हैं, और ये दोनों राजनीतिक और ये माननीय रविंद्र तिवारी जी एक दूसरे के पूरक हैं। साथ में इनके साथ यूँ कहेंगे कि समाज में बहुत ही एक्टिव रहते हैं, सोशली पॉलिटिकली, और कंसर्न यानी कहेंगे जागरूक नागरिक के रूप में हैं, जो कि अक्सर कहीं भी किसी मुद्दा पे, चाहे अपने के बारे में बोलना हो, अपने अगेंस्ट के बारे में बोलना हो, अपने संबंधी के, अपने प्यारे दुलारे के बारे में अगर कहीं गलती है, हार्ड फैक्ट है, तो ये बिंदास बेवाक बोलते हैं, जिसके लिए जाने जाते हैं। तो इनके साथ बहुत सारे संज्ञा विशेषण जुटे हुए हैं। तो आइए आज मैं रूबरू कराता हूँ माननीय रविंद्र तिवारी जी से। सर, आप पलामू वासी को क्या कहना चाहते हैं और रेडियो सम्राट पलामू में क्या नया कुछ कर पाएगा, इसके बारे में सर आपसे जनता पलामू की सुनना चाहती है। जी विनय जी, नमस्कार। और आपको आभार और अभिनंदन इस बात का कि पलामू ऐसे पिछड़े क्षेत्र में आप विद्यालय चलाने के शिक्षण के कार्य करते करते आज FM रेडियो को भी आपने डाल्टन से शुरू किया। यह एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राष्ट्रीय फलक पर पलामू के मुद्दों को लाने का यह एक बहुत ही बड़ा सशक्त माध्यम है। इसलिए और दूसरा, आपने आज हमें बुलाया, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। और जहां तक हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप तो काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, अनेकों मामलों में आप आगे बढ़कर कर रहे हैं। आज FM रेडियो के माध्यम से पलामू के मामलों को सार्वजनिक और राष्ट्रीय फलक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक पलामू का बेटा, माटी पुत्र होने के नाते जो किया जाना चाहिए वह निश्चित रूप से आप कर रहे हैं। इसके लिए मैं पुनः आपको आभार व्यक्त करता हूं, और आगे जैसा विषय होगा हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सर, हम लोग कहते हैं कि अनमोल होते हैं दिल से दिल के रिश्ते, डोर नहीं होती बस बंध जाते हैं सारे रिश्ते। तो जी हाँ सर, आज हम लोग इस अनमोल रिश्ते हार्ट टू हार्ट टॉक में आपका सर हम जानना चाहेंगे कि जब आपका, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, आपका परिचय आपके जुबानी ही पूरे जनता लोग जाने, और सर आप थोड़ा सा एकदम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब जीरो से सर शुरुआत किए और किस तरह से आप आगे बढ़ते चले गए। अब पढ़ाई लिखाई सर कैसी रही, ताकि हमारा युवा वर्ग जो है अल्फा बीटा थीटा XYZ और पावर रूल में सर फंसा हुआ है, थोड़ा ज़िंदगी का महत्व को भी समझे और किस तरह से वो आगे बढ़े। एक सर रोचक जो आपकी जूनी से रिलेटेड है, हम चाहेंगे कि आप सर इसको शेयर करें। दरअसल ये वही बात होती है कि कोई कुरेद देता है अंतर मन को, तो आप सर ये सो ही है सर, हार्ट टू हार्ट टॉक है सर, तो आप अंतर मन का तो बिना बताए जा नहीं सकते हैं। अंतर मन को कुरेद देते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जैसे आप हैं, मुझे लगता है मैं भी उसी तरह से बहुत साधारण परिवार से हूं। मेरे पिताजी प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक थे। तो स्वाभाविक है कि जो शिक्षक का जो गुण होता है,
तो वो लोग बच्चे में और आम बच्चों में फ़र्क नहीं करता, बहुत पिटाई करते थे, ठोंक करके पिटाई करते थे, क्योंकि एक अगर टास्क याद नहीं हुआ तो फिर वहाँ पर कोई विकल्प नहीं था बचने का, आपको या तो याद करना था वरना नहीं तो पिटाना था। तो नतीजा ये हुआ कि प्राइमरी से लेकर लगभग 8वां क्लास तक हमारा पढ़ाई लिखाई बहुत ही आला दर्जे का रहा, बहुत ही अच्छे स्तर पर रहा। लेकिन 8वां के बाद जब हाई स्कूल में आए तो आमतौर पर जो बीमारी आम बच्चों में होती है, हम भी उससे अलग नहीं थे। राइट, थोड़ा नटखट ज़्यादा थे। राइट। और शिक्षा के प्रति ध्यान कम था, थोड़ा लफुआगिरी में थोड़ा ज़्यादा ध्यान था। और हम लोगों का गांव का नाम बड़का गांव है, तो आप जानते हैं बड़का गांव बदनाम भी था कि भाई क्या बड़का गांव के बेटा हो गिला। तो इसके चलते था। लेकिन शिक्षक का पुत्र होने के नाते मुझ में एक परमात्मा का विशेष कृपा था कि मैं क्लास नहीं छोड़ता था कभी भी। ये रेगुलरिटी थी स्कूल के लिए। हाँ, अब पहले स्कूल में सर पढ़ाई और हो जाती स्कूल थी। में पढ़ाई होती थी। राइट। और दूसरा विशेष कृपा ये थी कि शिक्षक जो पढ़ाते थे अगर मैं कान से सुन लिया तो वो मेरे दिमाग में घुस जाती थी, मैं भूलता नहीं था। रिटेंशन पावर जिसको कहते हैं, ग्रास्पिंग पावर जो था ये तगड़ा। था। हाँ, तो इसके चलते शिक्षक लोग भी आमतौर पर हमसे खुश रहते थे कि बदमाशी भी करता है लेकिन आखिरकार भाई होमवर्क पूरा कर देता है, लीक हुक बढ़िया लेता है, नंबर भी आ जाता है। लेकिन मैट्रिक के बाद जब हम कॉलेज लाइफ में गए तो आपसे मैं ईमानदारी की बात करूं कि कॉलेज लाइफ में मैं पढ़ाई नाम का कोई चीज़ किया ही नहीं। ठीक है कि ग्रेजुएट भी हो गया, नंबर भी अच्छे आए, मार्क्स भी आए, पास भी किए। और आपके माध्यम से मैं आम अभिभावकों को भी ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों को आप लोड मत दीजिए कि इतना पढ़बे करो, इतना घंटा ये टास्क पूरे करो, ये फलाना करो, इतना लोड मत दीजिए। तो आप निश्चित जानिए कि उसको जितना आप थोड़ा फ्री टाइम दीजिएगा तो जिस सेक्टर में उसको मन होगा, इच्छा होगी, उस सेक्टर में वो स्वतः डेवलप करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को एक बात याद आती है, आज के तारीख में मैं सबसे बेहतर शिक्षक मानता हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। बिल्कुल सर, बिल्कुल, सैल्यूट टू हिम। उनका मैं हमेशा क्लास सुनने जाता था। हमारा पढ़ाई से उस समय कोई मतलब नहीं था, हम निकल गए थे, सार्वजनिक जीवन में आ गए थे। लेकिन राष्ट्रपति होने के बाद विज्ञान भवन में वो आमतौर पर लगभग हर अंतिम संडे को छात्रों को जो पास आउट स्टूडेंट होते थे उनके लिए 1 घंटे का वो क्लास लेते थे। तो उसमें एक बात वो बार बार कहते थे, खड़ा करके बच्चों को पूछते कि देखो टाटा का सबसे मेन बॉस कौन है, अंबानी का कौन है, बजाज का कौन है, फलाने का कौन है। तो देखा ये जाता था, उदाहरण देकर बताते थे कि मालिक जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता। राइट। वो साधारणतः पढ़ लिख करके डिग्री ले लेता है। इंटेलिजेंट लोगों को नौकर रखता है। राइट। सैलरी देता है ज्यादा से ज्यादा, वो अपना अचीवमेंट करता है। इसलिए बच्चों को आप इस मामले में लोड मत दीजिए कि बहुत ज्यादा वो मार्क्स लावे, बहुत ज्यादा ये करे, बहुत दिन रात 8 घंटा पढ़ते ही रहे। थोड़ा उसको मौका दीजिए तो निश्चित रूप से वो बढ़ेगा। अब मेरा दूसरा सौभाग्य ये रहा कि बचपन से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया। राइट। तो डिसिप्लिन, तो वहाँ से अनुशासन और बोलने, चलने, उठने, बैठने का सलीका, राइट, ये 2 चीज हमारी मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सिखाया, जो आज भी जीवन में हम लोगों को काम आता है, काम आ रही है। और मैं अपने बच्चों को, आने वाले बच्चों को ये मैं जरूर कहूँगा कि आप वैचारिक रूप से कितने समर्थक हो न हो ये अलग बात है, लेकिन राष्ट्रवाद, समाजवाद और परिवार के लिए भी आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ना चाहिए। उससे लोगों को फायदा होता है और बहुत बड़ा फायदा होता है। तो मैं आपके माध्यम से ये आज के जनरेशन को ये बताना चाहता हूँ। दूसरा, कोई भी केवल पढ़ लेने से सक्सेस हो जाएगा ऐसा नहीं होता, लेकिन पढ़ना भी सक्सेस होने के लिए उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, नॉलेज, बिना पढ़े हुए भी वो कुछ नहीं कर सकता। नॉलेज आया तभी तो। हाँ, नॉलेज उसको होना चाहिए कि हमारा नुकसान क्या है, नफा क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये जानने के लिए उसको शिक्षण के क्षेत्र में अपना डुबाना पड़ता है खुद को। राइट, वो डुबाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मतलब सर ये एक सारांश ये निकल करके आया कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और टॉप पे बन गए हैं
तो टॉप पे बने रहने आपका नॉलेज है, लेकिन वहाँ पर बने रहने के लिए आपका व्यवहार कुशल, जिसको हम लोग कहते हैं संस्कार सर। तो पढ़ाई के साथ संस्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और दूसरा चीज़ हम लोग कह रहे हैं कि आप स्किल की सर बात की है कि कोई स्किलफुल आदमी से कैसे आप काम करा लेते हैं, ये सर हुनर जबरदस्त डेवलप होना बहुत जरूरी है। निश्चित निश्चित। देखिए उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपको नॉलेज, ये प्राइमरी है। दूसरा सोशल एक्टिविटीज, सामाजिक जीवन में समाज के प्रति आपकी जिम्मेवार नागरिक होने की जो दायित्व हैं उस पर अगर होते हैं तो उसमें जैसे सोने पर सुहागा। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, योग्य भी हैं, किसी जगह पर हैं और उस पर अगर सामाजिक जिम्मेवारी का भी निर्वाह का अगर अनुभूति है और उसमें है तो ये सोने पर सुहागा होता है। और समाज के लिए इसी की जरूरत सभी दिन है, आज ही नहीं है, ये हर कालखंडों में इसकी उपयोगिता रहेगी, प्रासंगिकता रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। सर एक इंसिडेंट मैं आपसे कोट करवाना चाहूँगा, क्योंकि हमको जैसा जानकारी हुई है कि आप छात्र जीवन में इवन 10th भी नहीं किए हुए थे तो आप जेपी सर से मिल लिए थे। तो सर इनका क्या चीज़ है, कैसे है? दरअसल देखिए उस समय हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे, बचपन था, बहुत ज़्यादा हम लोगों को राजनीति या इससे बहुत मतलब नहीं था। मैं तो आपको बताया कि हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन सामाजिक जीवन में चूंकि आरएसएस के चलते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपकी तगड़ी हाँ, थी। तो तगड़ी थी। तो वहाँ पर इनका कार्यक्रम था जयप्रकाश जी का, लोकनायक का, और उस समय बहुत बड़ा छात्र आंदोलन चल रहा था। हाँ बिल्कुल। तो उस समय, और ये बात मैं आपके सामने ये स्वीकार करता हूँ कि मेरे जीवन में जो सार्वजनिक हस्ती जितने भी मिले हैं उसमें अटल जी, नानाजी देशमुख और लोकनायक जयप्रकाश, राइट, और एक दत्तोपंत ठेंगड़ी, इतने लोगों ने हमें काफ़ी प्रभावित किया। और विद्या के दृष्टि से, ज्ञान के दृष्टि से हमें काफ़ी प्रभावित किया डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का थॉट, विचारधारा। तो उसमें जब हम लोग बचपन में जब देखे थे लोकनायक जी का चेहरा, जिस समय बंद गला का कोट और चूस और ये, तो मतलब वाकई में लगता था कि उनके चेहरे के सामने, उनके भाव के सामने लगता है कि नेहरू जी का चेहरा काफी फीका दिखता था। इतने शानदार उस समय उनका ये था और इतना मृदुल व्यवहार। तो उस समय बचपन में हमको लोग ले गया तो कविता पढ़ाने के लिए हमें मंच पर पढ़ने के लिए दे दिया, कविता पाठ करते थे, कविता पाठ करने के लिए। तो कविता पाठ हमने भी किया, यह मेरे लिए बहुत बड़ा गौरवशाली क्षण था। और उनके सामने किया जो अपने आप में दीपक थे, हैं? तो ये बहुत गौरवशाली क्षण था, उससे हमें काफ़ी हिम्मत भी मिली और प्रेरणा भी मिली। मतलब ये महामानव लोगों से सर आप लोगों को आपको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सर्टेनली सर उन लोग का तेज इतनी तगड़ी होती है कि देख कर आदमी इंस्पिरेशन ले लेता है कि अच्छे कुछ कर गुजरना है और कुछ अच्छा करना है देश समाज के लिए। तो शायद हमको लगता है प्रेरणा सर वहीं से आपकी स्टार्ट हो गई थी। निश्चित रूप से। तो उस समय अनेकों महान विभूतियों का उस समय आदान प्रदान हो रहा था और देश एक तरह से बदलाव के दौर में था। तो ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोगों ने बदलाव को बहुत करीब से देखा और अनेकों बदलाव को देखा। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले सर हम आपसे एक सीधा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जब आप थे उस समय पलामू, आपके पीरियड का पलामू, आपके स्टूडेंट लाइफ का पलामू और आज के पलामू में कितनी बदलाव हुई है, कितनी परिवर्तन हुई है, कितनी सकारात्मक है और कितना होना चाहिए, उस लेवल तक गया कि नहीं गया? क्योंकि आप इस फील्ड को शुरू से आप देख रहे हैं और पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस हैं सर। ऐसा है कि अगर ईमानदारी से हम लोग बोलें तो जो हमारे पूर्वजों ने पलामू को जहाँ तक जिस समृद्धि के मुकाम तक कब रखा था, हम लोग इसे बचा पाने में पूर्णतः असफल हैं। इससे हम इनकार नहीं करते। और इसका एक जो प्रमुख कारण मैं मानता हूँ वो ये मानता हूँ कि तथाकथित भारत के विकास का जो नारा लगा उसमें आम लोगों के जो संसाधनों पर जो अधिकार था, राइट, व्यवस्था थी, उस सब सरकारों ने अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। yes, और ग्रामीण संसाधनों का और जितने भी ताकत थे, जो आर्थिक समृद्धि के में मुख्य जो इसके संसाधन थे, उन सब पर कब्जा कर लिया। आप इसका उदाहरण ऐसे देखें, चूंकि आप भी यहीं से हैं, सब देख रहे हैं,
पहले जब हम लोग गांव से निकलते थे स्कूल के लिए तो पोखराहा से लेकर के डाल्टनगंज आते आते तक कम से कम 100 से अधिक चपड़े की फैक्ट्री हुआ करती थी। हाँ, ये लाह का लाह चपड़ा। लाह लाह जिसको हम लोग लाह कहते थे, बिल्कुल। अब आज और लाह, महुआ और लासा, ये 3 विषय जो थे पलामू के आर्थिक समृद्धि के मुख्य आधार थे। अब महुआ पर भी कहानी खत्म हो गया, लाह कहीं रहा नहीं, लासा कहीं रहा नहीं, तो कहाँ चला गया? क्या पलाश नहीं है, पेड़ नहीं है, क्या हो गया कि आज नहीं है? तो सरकारों ने पेड़ पौधा काटने के नाम पर, बढ़ाने के नाम पर, रोकने के नाम पर जिस तरह की योजनाएं बनाई, जिस तरह के कार्यक्रम बनाए, गांव के लोगों के रोजगार से जुड़े हुए जितने भी काम थे उस सब के सब सरकारों के अधीन जाते चले गए और ये नारा लगाते रहे कि हम आज़ादी और आम लोगों को मजबूत कर रहे हैं। अभी हम लोग बात किए थे, आप देख रहे थे कि मैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद का भी काम देख रहा हूं। राइट, ऑल इंडिया पंचायत परिषद। अब आपको आश्चर्य होगा कि पंचायत मुगलों के समय में और अंग्रेजों के समय में भी पंचायत का सरपंच और मुखिया कम से कम अपने गांव पंचायत का कोई भी निर्णय करने में सक्षम था। बिल्कुल सर, ये सत्य है। किसी थाना का औकात नहीं था कि वहां का मुखिया सरपंच के बिना परमिशन के उसके गांव में घुस जाए। बिल्कुल। आज ये स्थिति है कि अब मुखिया जो है सो हाजिरी लगा रहा है वीडियो का। अब वीडियो जो है सो उसका सीआर लिख रहा है, प्रतिनिधि का, अब बिना तनख्वाह का। वो पंचायत प्रतिनिधि। हाँ, पंचायत प्रतिनिधि का। वो जबकि वेतन भोगी खुद है वीडियो, वो लिख रहा है वीडियो को अब मुखिया का, बाकी लोगों का, जिला परिषद। अब ये सब बेचारे हो गए। और क्या, तो लोकतंत्र का हम 73वां 75वां वर्ष मना रहे हैं, लोकतंत्र का समृद्धि है। तो ये अब दूसरा, आप अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अभी नया निकाला है अपना डिमांड पत्र, तो उसमें कहा है कि भाई बालू को हम फ्री करेंगे। तो मैं अपने नेताओं से पूछा कि भैया बालू कहिया बेचाता था? ये तो सर नेचुरली फ्री मिला हुआ था। बिल्कुल, ये बात बहुत फैक्ट है सर। वो तो भाई गांव के बगल में नदी बहता है, कभी किसी ने नहीं रोका, जब मन तब ले लेते तो थे। आखिरकार रोकने के बाद फिर हम बेचेंगे तो फिर उसको फ्री देंगे, ये कौन सा तमाशा है? तो ये सब जो अभी आप सुन रहे हैं कि 1000 रुपया नया योजना चला दिए हैं हमारे हेमंत जी। अच्छा, वो क्या, उसको कौन सम्मान योजना क्या बोल रहे हैं वो लोग, क्या तो एक मैया सम्मान योजना। अब इसमें सारे महिलाओं को 1000 देंगे। ठीक चुनाव से 1 महीना पहले ही देना शुरू किए। मैंने उनके एक सुप्रियो भट्टाचार्य जी, उनके महासचिव हैं और प्रवक्ता हैं, तो मैं दिल्ली से आ रहा था तो मुलाकात हो गई। सुप्रियो जी हैं बड़ी सज्जन आदमी। तो जब लगे बोलने तो मैं उनसे पूछा, हम कि अरे प्रभु, 2 साल से वृद्ध लोगों का, जो बुजुर्गों का वृद्धावस्था पेंशन था, वो तो तुम लोग नहीं दे रहे हो यार, अभी तक बंद किए हुए हो, जो जरूरी जो उसको ज्यादा जरूरी था। बिल्कुल। ये नया ड्रामा रोज तुम लोग करते हो, जो पुराना है उसका कहानी खत्म कर देते हो। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, हम लोग पलामू के संदर्भ में भी देखें, आप अपना प्रतिनिधि चुनोगे नहीं, आपका इशू जब, आपका मुद्दा महत्वपूर्ण होगा नहीं, तब तक आपको, मेरा स्पष्ट मानना है कि पलामू में पूरन चंद जी, स्वर्गीय पूरन चंद जी के जाने के बाद पलामू को जानने वाला, पलामू के लिए जीने वाला, पलामू के लिए मरने वाला फिलहाल कोई नेता नेतृत्व दिखता नहीं है। राइट सर। अब आगे देखते हैं क्या होगा, लेकिन पलामू को विकास करने के लिए मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा अपने यहाँ के युवाओं को, नागरिकों को, कि आप अपना विकास खुद से करने के लिए आगे बढ़िए। आप किसी नेता के, किसी दल के, मूल मंत्र बेसिकली हमको लगा सर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मूल मंत्र यही है कि पलामू का जो परिवर्तन और विकास हुआ है, उसमें लोग अपना कोशिश किए, हाथ पर मारे हैं। तो जो डेवलपमेंट दिख रहा है वो लोगों को, जो कह रहे हैं ना, सेल्फ से डेवलप किए, और इसलिए समाज थोड़ा डेवलप हो गया, बदलाव हो गया। अदरवाइज हमको लगता है कि सर इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज तो ऐसा कुछ दिखा नहीं इतना दिनों में कि विशेष कुछ हम लोग नाज करें। एक चीज़ सर अभी आप जिक्र किए ना, एग्रो बेस्ड फॉरेस्ट्री की अगर हम बात करें, जो कि अभी आप कह रहे थे कि लाख भी चला गया, महुआ भी चला गया, लासा भी चला गया, ये सब जो चला गया, तो हमको लगता है कि यहाँ के लोग को थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाए एग्रो एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, क्योंकि यहाँ तो ऐसा सर एम्प्लॉयमेंट का हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ रिसोर्सेज बचे हुए हैं। कुछ लोग बाहर चले जाते हैं कमाने,
कुछ जॉब वाले हैं, और बाकी हमको लगता है खेती बाड़ी पे ही निर्भर कर रहे हैं। और जब खेती बाड़ी पे हैं तो आखिर उनका इकोनॉमिक वैल्यू चेंज कैसे होगा? सर, आपको लगता है कि इंडिया जो आज के डेट में हमको लगता है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी में पहुंच रही है, पहुंच ही गई है, माने ये मान के चला जा रहा है, क्योंकि हाँ, तो ये एक अचीवमेंट है कि हम लोग लार्जेस्ट इकोनॉमी में, वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने जा रहे हैं। तो सर, क्या पलामू का जो इकोनॉमी है इंडिया के इकोनॉमी के साथ ताल से ताल मिला के चल पा रही है? आप सर क्या कहेंगे? इसमें मैं आपसे 2-3 इसके पहलू हैं जो आपने शुरू किया, तो ये वाकई में लगता है कि दुखती रग पर हाथ दे दिए। पलामू में जैसे हमने कहा कि लासा ये ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब रोजगार ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। मैंने रघुवर जी जब मुख्यमंत्री थे उससे पहले से मैंने काफ़ी कोशिश किया। मुझे अफसोस है कि जब भी कोई पावर में जाता है, सत्ता में जब आ जाता है, तो वह अपना मूल दायित्व तो भूल जाता है। ये सर वो बीमारी है, ये बीमारी है। क्योंकि मैंने अनेकों सत्ता के शीर्ष पर मैं बहुत करीब से देखा हूँ, भुगता हूँ, झेला हूँ, आज भी झेल रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि आपको कुछ नहीं करना है। हमारे यहाँ चकवड़, लटलटिया, अकवन से लेकर के 1000 से ऊपर ऐसे वन उत्पाद, वन औषधियाँ हैं, मेडिकेटेड प्लांट जो हैं, जो हर साल होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। आप उसको गांव के लोगों को कलेक्ट करने के लिए फ्री छोड़ दो, और आपका जो वन निगम है उसी से उसको परचेज करा लीजिए, और उसको ओपन मार्केट में उसको भेज दो। आपको न किसी प्लांट की जरूरत है, न किसी बड़े फैक्ट्री की जरूरत है, न कोई इंडस्ट्री स्टेबल करने की जरूरत है। मैं आपको उनको सर्वे करके बताया था कि 10,000 करोड़ रुपया का ग्रोथ होगा केवल पलामू प्रमंडल से। आपको छोड़ दीजिए, तो बहुत बड़ी रकम है सर यहाँ का। तो मैं बता रहा हूँ, आप नजर मार के देखिए ना। ये सब तो ये तो ऐसी घास पात की तरफ फेंका रहा है भाई, हजारों चीज है। तो इसको करना क्या है? अब ये लोग क्या करते हैं कि वन विभाग के नाम पर इतना इन लोगों ने इसके ऊपर बांध दिया है कि थोड़ा बहुत गांव के लोग अगर कुछ कलेक्शन करके यहाँ बाजार में ला करके देता भी है किसी को, मार्केट वाले को, तो उसको पकड़ करके सब बंद करने लगता है, मुकदमा करने लगता है। जबकि वो क्या चोरी है भाई, वो हर जगह बेफजूल ऐसी फेंका रहा है, बर्बाद हो रहा है, मेडिकेटेड प्लांटेड है, सारा महंगा एक से एक आइटम है, और खरीदार भी है, अच्छे रेट में खरीदार है। दूसरा आपको मैं उदाहरण देता हूँ, मैं ये प्रपोजल दिया हुआ हूँ, जो अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। एग्रो बेस्ड का तो सर बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि अभी मैं बिरला में बात किया था, बिरला कंपनी वाले से, उसके डायरेक्टर, एमडी वगैरह सबसे, कि भाई अभी इथेनॉल का इतना बड़ा मार्केट है, बिल्कुल, और इथेनॉल का प्रोडक्शन केवल वेस्ट से होता है, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है वही उसका है, उससे होता है। आप प्लांट लगाओ, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, आपका माल जहाँ तक बेचने का सवाल है कि बनाकर आप कहाँ बेचोगे, तो मैं आपको भारत पेट्रोलियम से एग्रीमेंट करा देता हूँ। हाँ सर, इससे बड़ी बात क्या होगी? आपका जितना माल प्रोडक्शन होगा वो सब वो खरीद लेगा। मतलब मार्केट में प्रोडक्ट लेने के लिए अवेलेबल गवर्नमेंट तैयार हो रही है। नहीं, स्वाभाविक है ना, पेट्रोल में 20% मिलाया जा रहा है, इथेनॉल तो कहीं समस्या नहीं है, बिल्कुल वो हो सकता है। दूसरा, जैसे हम लोगों का जितना पहाड़ था, ये लोग क्या किए हैं कि जो पहले से लीज दे दिए हैं 100 बरस, 99 बरस, 60 बरस, 40 बरस, जो अब उत्खनन का काम कर ही नहीं रहा है। तो भैया जब उत्खनन का काम नहीं कर रहा है और ये ग्राम सभा के अंडर का चीज है, हाँ, ये तो सर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो आप कहते हैं ना, ग्राम सभा, हमको लगता है यहाँ पर तो ग्राम सभा का जब पावर है, तो आप कौन होते हो कि किसी को आप कर देते हो लीज भाई? एग्जैक्टली सर, ये बहुत भी पॉइंट। आप उसको छोड़ दो, वो निकालेगा, बेचेगा, मार्केट में जहाँ बिकेगा, आपको रॉयल्टी लेना है, आप रॉयल्टी लो। सरकार का काम तो रॉयल्टी और टैक्स है, इससे बेसी तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, बल्कि इसको जरूरत पड़े तो जीएसटी फ्री भी कर दिया जाए। नहीं भी आप करो, आप लेना चाहो तो ले भी, लेकिन उसको तो आप दे दो, उसको करने दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं जो अभी आपको पहले बोला कि सरकारें खुद कब्जा करके गाँव के लोगों को दरिद्र, गरीब और भिखमंगा बना रही है। न गांव कल भिखमंगा था, न आज भिखमंगा है, न कल भिखमंगा रहेगा। और ये जिस दिन गांव वाले जगेंगे तो उसका पंचायती राज अधिकार कानून, आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ, 29 सब्जेक्ट पंचायती राज का अधिकार कानून जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ है, उसमें जब उसको
ट्रांसफर कर दिया संसद ने, राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी हो गई, एकदम सही। लेकिन आज तक जो है उस पर राज्य सरकार कुंडली मारे बैठा धरातल है। पे सर नहीं आया ये भाई चीज। क्यों नहीं आया? अब ये इसलिए नहीं आया कि ये ईमानदार नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन तो स्टेट इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। हाँ। और अगर स्टेट नहीं कर रही है तो पंचायत जिस दिन अपने अधिकार के प्रति जग जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा, उस दिन स्टेट कौन होता है? बिल्कुल सही है। जिस संविधान का शपथ लेकर के वो भी बनते हैं, वही संविधान इसको अधिकार दे रहा है। मतलब अभी सर बोनलेस और हम लोग कहते हैं ऋण विहीन पंचायत को बना दिया हाँ, है। नहीं बना नहीं दिया। मुझे लगता है कि पंचायत के जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, उनको रियल में खुदे पता नहीं है कि हमारा अधिकार क्या ये है। भी सही है सर, ये भी सही है। वो अपना यूज करने लगे तो क्या बिगाड़ लेंगे? क्या बिगाड़ लेंगे? जैसे मैं तो घूम घूम कर मीटिंग करके कहा कि जिस गांव के बगल से नदी बहती है, आप कमेटी बनाओ 8 लोगों का, अलग अकाउंट खोलो और 100 रुपया का चालान काटो, 6 लोगों का एम्प्लॉयमेंट दो और अकाउंट खोलकर पैसा जमा करो। अगर कोई रोकता है, कोई टोकता है, कोई डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है, मैं पलामू का ही हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ, मुकदमा मैं लड़ूंगा। हाँ बिल्कुल, अभी तो संविधानिक सर है, संविधानिक सारा व्यवस्था है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था कोई में करना नहीं चाहता। क्यों? हाँ। क्योंकि वो लोग भी कहता है कि हमको तो भारत सरकार अथिया नहीं दिया है, तो कोई अधिकार देता नहीं है, लेना पड़ता। पड़ता है। बिल्कुल, ये साथ सही बात है। और ये फॉरेस्ट्री बेस में सर ये वो चीज़ हम लोग जो मिस कर रहे हैं, जो हम भी पढ़ते थे सर डालमिया नगर में कागज फैक्ट्री। हाँ, अरे सर ये जाते हैं कि बांस हुआ है, बांस कट उस करके। पर मैं आपको बताऊं, इस पर भी मैं प्रपोजल दिए हुए हूं अच्छा। राज्य सरकार को। राइट। अब उसमें क्या है, कागज का बनाने का फैक्ट्री खोलने में आपको बहुत बड़ा प्लांट लगाने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। लेकिन बांस ऐसा चीज है जो अगर 3 साल के अंदर में आप उसको काटिएगा नहीं, राइट सर। तो वो फिर कोई उपयोग के लायक बचेगा नहीं। यानी अच्छा। हर 3 साल में आपको उसको काटना ही है। मतलब बांस का खेती इसका मतलब बहुत आसानी से मैं बता रहा हूँ ना। हाँ बिल्कुल। और आप जब घुसिएगा बरवाडी से लेकर के छिपा द्वार, गारू और एकदम महुआ डांड चले जाइए, राइट। कंप्लीट लगभग 40 से 42 किलोमीटर का कंप्लीटली एरिया में केवल बांस है। राइट। और 2002 में जब माननीय जमुना सिंह जी वन मंत्री थे, तो उस समय उन्होंने गांवों के लोगों को रोजगार के नाम पर बांस कटवाया था। अच्छा। और 2022 के बाद आज तक झारखंड में कहीं भी बांस नहीं कटा है वैधानिक रूप से। वैधानिक रूप से, गैर कानूनी रूप से जो हुआ हो, लेकिन वैधानिक रूप से नहीं कटा है। तो मैंने प्रस्ताव दिया था कि वहाँ का जो गांव, चूंकि जितने भी जंगल है उसमें वन समिति बना हुआ है, वन समिति बने, और वन समिति के साथ साथ वहाँ के जो पाहन वगैरह होते हैं उन लोगों का उसमें ग्रामीण सभा के माध्यम से अधिकार होता है, और ग्रामीण वन समिति को ही अधिकार है। तो मैंने कहा कि उनका हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दे रहे हैं, वो बांस काट करके उससे कोयला बनाएगा, प्लांट उसको हम बना के दे दे रहे हैं, छोटा छोटा प्लांट होता है। राइट। उसको लकड़ी वाला कोयला जो होता है, सर जी मैं आपको बता रहा हूँ आज के तारीख में लकड़ी कोयला भारत में 80% जो है सो विदेश से लाना पड़ रहा है। यहाँ कोई देने वाला नहीं है, ना बनना है, नहीं है। मतलब अपना ही पूरा नहीं करें, यही तो डॉलर सब जा हाँ, रहा है दूसरी जगह कोयला के लिए, कोयला के लिए लकड़ी कोयला। आप जितना भी होटल चल रहे हैं, जितने भी रेस्टोरेंट चल रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े ये चल रहे हैं, तो उसमें जितना भी बनता है, जो कबाब वगैरह बनाता है, तंदूरी रोटी वगैरह बनाता है, उसमें लकड़ी कोयला की ही जरूरत पड़ती है। और कई तो रेसिपी बनाने में हमको देखते हैं रेसिपी बनाने में बड़े बड़े होटल में बांस का यूज कर बहुत जरूरत है। तो आपको मार्केट में भी मैं वो भी उनको बोला कि वह भी मैं बेचने वाला भी गारंटी मैं कर दे रहा हूँ, एग्रीमेंट करा दे रहा हूँ। 50% ग्रामीण लोगों को छोड़ दीजिए, 50% वो लोग अपना जो ट्रांजैक्शन करेगा, ट्रांसफर करेगा, ट्रांसपोर्टिंग करेगा, वो लोग का कर देंगे, और राज्य सरकार को टैक्स भी मिलेगा, रॉयल्टी भी मिलेगा, और यूज भी हो जाएगा 3 साल में। आपको आश्चर्य होगा कि जो हेमंत सोरेन अपने को आदिवासी का मसीहा कहते हैं, 4 साल हो गया। एक पांडे जी थे, दिल्ली से आए हुए थे, फॉरेस्ट सेक्रेटरी थे, मैं 3 बार मीटिंग किया। मैं बोला कि यार केवल परमिशन दे दो, तुम लोग कुछ मत करो, तुम लोग 25 नया पैसा लगाना भी नहीं है। अच्छा। हमारे पास एक कंपनियां हैं जो गांव के लोगों को भी पूंजी मुहैया करा देगी, मार्केटिंग भी कर देगी, तुम लोग को कुछ भी नहीं करना है, बस अपना श्रम दान देना है, बस, और श्रम का बदले में पैसा मिल जाएगा, और आपको सरकार को भी फायदा होना है, सरकार को भी फायदा होगा। बिल्कुल, रेवेन्यू जनरेट हो ही रही तो फायदा तो होगी होगी। मतलब ये फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज का जो हम लोग बात करते हैं ना, ये हमको लगता है कि हम लोग सुटेबल भौगोलिक क्षेत्र ऐसा आज नहीं कल मैं आपके माध्यम से, मुझे ये भरोसा है कि जिस तरह से आप जिद्दी आदमी हैं,
कि अपने अपने सेक्टर में अपने जिद के बल पर घाटा नफा बिना देखे हुए हाँ सर, सक्सेस है। ये बिल्कुल सर। तो मैं भी जिद पकड़े हुए हूँ, मैं बिना किए हुए नहीं मानूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए ऑल इंडिया पंचायत परिषद का मैं दायित्व लिया भी, वरना मैं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के काम में इतना बिजी था कि काफी मेरे लंबा पास वर्क भी मुझे है ये तो। समय नहीं है। लेकिन मैं लेने के पीछे कारण यही है कि अगर ये मैं कर सकता हूं तो इसी बैनर के तहत कर सकता हूं, क्योंकि पंचायतों के पास ही सारे अधिकार हैं और अधिकार है। और अगर वो मेरे साथ खड़े रहे तो ये मैं डंडा के बल पर कर लूंगा। राज्य सरकार नहीं भी चाहेगी तो भी मैं डंडा के बल पर कर लूंगा, अब करूंगा जरूर। राइट राइट। मतलब सर यहाँ जब कभी बात होती है तो अक्सर देखते होंगे सब नेताओं का एक रटा रटाया चीज़ आ जाता है। इतना बड़ा एक प्लांट खोलेंगे तो स्टील का इंडस्ट्री लगाएंगे, तो ये डोलोमाइट इंडस्ट्री लगा देंगे, सीमेंट इंडस्ट्री लगा देंगे, बट कोई आज तक ये नहीं बोलता हम कागज़ इंडस्ट्री भी लगा देंगे, जिसका कि हमें लगता है कि यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। ऐसा है कि देखिए, जितने लोग भी इंडस्ट्री लगा देंगे बोलते हैं, उनको सही मायने में इंडस्ट्री होता क्या है, उसका क्या लाभ हानि है, उनको उससे न मतलब है न ज्ञान है। आपको जो बिना इंडस्ट्री लगाए हुए, बिना प्लांट लगाए हुए, बिना 10 रुपए लगाए हुए जब हजारों करोड़ रुपए का आमदनी है, सो तो कर नहीं रहे हो। पॉल्यूशन फ्री, आपको पॉल्यूशन फ्री। एक और मैं बताता हूँ, जब मैं रोड सेफ्टी काउंसिल में मेंबर रहा तो रांची में उस समय सीपी सिंह जी हमारे मंत्री हुआ करते थे ट्रांसपोर्ट के। ट्रांसपोर्ट और ये अर्बन डेवलपमेंट दोनों उन्हीं के पास था। रांची में जब मैं गया तो आपको ध्यान में होगा कि कोविड से पहले हर जगह लोग जांच के नाम पर, लाइसेंस के नाम पर, फलना के नाम पर आम लोगों को बड़ी तंग करता था। तो हमको भी बहुत शिकायत मिला, भाई यहीं के ही हैं तो स्वाभाविक है शिकायत रहेगा। तो हम एक बार कार्यक्रम तय किए रांची में। अब स्वाभाविक रूप से वहाँ के क्षेत्रीय विधायक सीपी चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी ही मंत्री भी थे विभाग के, और दोनों मंत्रालय उन्हीं के पास है। नगर विकास भी उन्हीं के पास है, ट्रांसपोर्ट भी उन्हीं के पास, और वहाँ के विधायक भी थे। तो जब मैं कड़रू चौक से इंस्पेक्शन शुरू किया तो जहाँ भी गए तो रोड पर ही इसी लाइन पार करके और ट्रैफिक वाला पार्किंग कर दिया भाई। तो उसका जो स्केच किया हुआ खली से वहां तक लगा दिया, वो तो वैध हो गया पार्किंग। और उसके अगल बगल में लगा दिया था, वैध पार्किंग हो गया। अच्छा। तो मैं पूछा कि भाई आखिर ये बताओ कि यहाँ खड़ा होने के बाद वैध हो गया, इसके बगल वाला खड़ा होने के बाद अवैध कैसे हो गया? कोई क्या पैमाना है तुम्हारा? ये बताओ। पैमाना तो होगा बिल्कुल किसी। तो बोला कि सर ये नगर निगम यहाँ तक जो है सो पार्किंग रखा है। हम कहते नगर निगम का सड़क तो नहीं है, सड़क तो हम लोग का सड़क विभाग का है। तो नगर निगम कौन हुआ कि इसको भाई लाइन लगा दिया? तो हम लोग उस समय प्रोजेक्ट दिए कि 5 मल्टीपर्पज कार पार्किंग बनाएगा कंपनी, आप केवल जमीन उपलब्ध कराइए। अच्छा। 60% उसको कंपनी को देना है, 40% सरकार को मिलेगी। मतलब यहाँ भी रेवेन्यू जनरेशन का पूरा फंड पूरा। अब 1 रुपया लगाना नहीं है, अपना लगाना नहीं है। 5 जगह भी चिन्हित हो गया। जब कंपनी को उस पर एमओयू करने की बात आई तो अब कहना नहीं चाहिए उच्च स्तर पर कुछ लोगों ने उस कंपनी वाले से कुछ डिमांड कर दिया कि भाई एमओयू से पहले आपको ये करना पड़ेगा। अब वो साउथ कोरिया की कंपनी थी, वो सब क्या जाने। वो हमारे पास आया, कहा कि बाबा हम नहीं करेगा, ये तो सब अभी तो हम तो पैसा लगा रहा है, अभी लोग हम ही से पैसा मांग रहा है, यहाँ के कल्चर में तो पता ही नहीं चला। वो भाग गया। तो हमको भी बड़ा गुस्सा हुआ। तो उसी क्रम में हम मंत्री जी को भी बुलाए मीटिंग में और सब बात हुआ। फिर हम चले गए ट्रांसपोर्ट ऑफिस में। आप देखे होइएगा कचहरी में ही एक साइड में परिवहन विभाग का ऑफिस है। तो वहाँ जब देखे तो देखे कि 2000-2500 लोग लाइन में खड़े हैं भाई फार्म लेके। हम पूछे क्या है जी? तो लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है सर। अरे सर, तो हम डीटीओ से पूछे, हम कि बताओ कि ये इतना भीड़ क्यों लगाए हो तू लोग, लाइसेंस देने में क्या दिक्कत है तू लोग को? तो कहा कि सर कंप्यूटर पर हम लोग का 100 से बेसी एप्लीकेशन लोड नहीं हो पाता है। ये कौन बीमारी है भाई? हम कि यार तो अन्य रोड पर तो लोग लाइसेंस पर फाइन कर रहे हो, हाँ। उसको अलगे पकड़ रहे हो, अब यहाँ तुमको देने का कैपेसिटी नहीं है, तो ये दोनों क्या ड्रामा है? तो दोनों एक दूसरे के 36 का आंकड़ा रख रहे हैं। बड़ी जबरदस्त बात है। हाँ, उल्टा। तो मंत्री जी से हम पूछे, हम कि प्रभु आप तो यहाँ के विधायक हो और आप तो बड़ी काबिल और योग्य मंत्री माने जाते हो, ये क्या समस्या है? कहा कि ये बाबा क्या करे, ये बात हमको समझ में नहीं आता है, सर सुधारेंगे। लेकिन डांट डपट किए तो इतने हुआ कि जांच पर रोक लग गया
लेकिन लाइसेंस देने का बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, ऐसा अभी भी नहीं सर। है। हम लोग को डांटने डपटने के बाद लोग किया कि हम लोग कैंप लगा के लाइसेंस दे रहे हैं, फलना कर रहे हैं, किया भी एक आध हफ्ता, लेकिन फिर वही का वही। यानी कि इस व्यवस्था तंत्र में अब एक और आश्चर्यजनक आपको बात लगेगा, जैसे हम लोग अब खुद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है तो सब कुछ जान रहे हैं। गाड़ियों को जितनी गाड़ियां बिकी हैं सड़कों पर हैं, उसके अनुपात में केवल आज भी 27 to 30% ही लाइसेंस होल्डर ड्राइवर हैं। बिल्कुल केवल उसमें भी सर ट्रेन ड्राइवर कितना है ये भाई भी सोचने वो वाला तो वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। वो तो वो जब रिसर्च कीजिएगा तो शायद 5% नहीं होगा। जिसको ड्राइवर कहते हैं, ड्राइवर कहते हैं, जो सब कुछ नॉलेज हो, उसको साइनेज हो, आदि का, ट्रैफिक नियम का, हर चीज का नॉलेज हो, वो तो आपको 5% नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं में भी कुल लाइसेंस होल्डर ही 30% से बिलो है। यानी कि 70% गाड़ियां अभी भी नॉन एक्टिव ड्राइवर ही चला रहे हैं। तो अगर इसको आप ब्रेक करिए तो गाड़ी बिकने बंद हो जाएंगी, इकोनॉमी तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। वो सब ऑटोमोबाइल सेक्टर वाले हम लोग का कबार खा जाएंगे, हंगामा कर देंगे। अब दूसरी तरफ जब हम लोगों ने प्रपोजल बनाया, हमारे माननीय मंत्री जी ने प्रपोजल दिया हर स्टेट को कि हर जिले में वेल इक्विप्ड मोटर ट्रेनिंग ड्राइविंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लोगों को भी एस्टेब्लिश करने के लिए हम परमिशन देंगे। राइट। 2 एकड़ जमीन होना चाहिए। अगर वो अप्लाई करता है तो उसको 1 करोड़ रुपए हम सब्सिडी देंगे, 1 करोड़ रुपया बैंक लोन देगा। वो वहीं पर ट्रेनिंग पूरा दे करके वहीं से ऑनलाइन जो है ट्रेनिंग हम लोग को दिखाएगा और लाइसेंस उसको रिन्यू कर सर मेरे सपनों को कुरेद रहे हैं सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ 100%। और मैं 5-6 साल से दुर्भाग्य से झारखंड के कम से कम हर 14 जिलों से प्रपोजल भेजा, लेकिन राज्य सरकार एक भी प्रपोजल को भारत सरकार को नहीं ट्रांसफर किया, आज तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? एक धनबाद में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाता है, वो हमेशा पैसा देता है लोगों को, वो लोग किसी का प्रपोजल जाने ही नहीं देता है। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है सर। इसका हमने ये कहेंगे कि हम लोग भी सर, मैं इसका ऐड करना चाहूँगा कि मैं ये प्रपोजल मैंने भी दिया हुआ था ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के पास में, कि जो लड़के हमारे पास 11th-12th करते हैं सर, राइट, और जो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने और कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, कम से कम यहाँ पढ़ा लिखा वेल ट्रेंड अगर ड्राइवर भी पैदा हो जाएगा तो इंडिया में, इंडिया से बाहर कहीं भी जा करके वो ड्राइवरी बहुत अच्छा कर सकता है, या लाइट मोटर व्हीकल हो या हैवी मोटर व्हीकल हो। तो हम सोचे थे कि ऐसा व्यवस्था पलामू में हो सकता है। इंस्टीट्यूशन के लिए मैंने अप्लाई भी किया था, पता नहीं उन लोग खोला भी, उसके बाद वो कहाँ फाइल सर चला गया। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, हाँ, मैं तो इसका गवाह हूँ। हाँ, यस सर, हमको ये खुद प्रपोजल भिजवाया तो हूँ। आप जो सर बोल रहे हैं तो ये तो 500% अब हमारी मजबूरी ये है कि भारत सरकार डायरेक्ट अप्लाई नहीं करवा सकती, हाँ, ना डायरेक्ट अप्रूवल कर सकती है। यस, यहाँ से तो चाहिए रिकमेंडेशन। यहाँ से जब तक रिकमेंड नहीं जाएगा हम लोग नहीं, लेकिन अभी हम लोग वो कर दिया है। अभी 3 महीना पहले, राइट, 2 महीना पहले माननीय मंत्री जी ने हमें परमिशन दिया है कि डायरेक्ट भी डीटीओ से और डीसी से करा करके ले आओ हैंड टू हैंड, तो हम लोग विभाग से कर देंगे सर। एमबीआई इंस्पेक्शन तो हमको लगता है सर, क्योंकि हम लोग भी आगे बहुत बढ़ गए थे। अगर वो पेपर आपके पास अवेलेबल है तो आप डीसी के यहाँ से फॉरवर्ड करा के दीजिए, मुझे उम्मीद है कि हम डायरेक्ट करवा देंगे। हाँ, क्योंकि पलामू की सर ये जरूरत है। ये आज पलामू एक डिस्ट्रिक्ट है ना सर, ये अच्छा खासा डिस्ट्रिक्ट, अच्छा जगह जोन को कवर करता है। इससे बहुत बड़ा समूह जुड़ता है, उसके दाल रोटी का सवाल होता है, उसका बहुत सारा दूसरा कि अनट्रेन ड्राइवर से जितना एक्सीडेंट होता है, नया नया लेकिन चलाते हैं, अब आपके पास ड्राइवर नहीं है तो जो चला रहा है उसी को दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ट्रेन ड्राइवर रहेगा तो दुर्घटना में भी कमी आएगी। और ये सर जैसे हम लोग डिप्लोमा कोर्स चलाते हैं ना, शॉर्ट कोर्स 3 महीना 6 महीना का, हमको लगता है गाड़ी लेने से पहले अगर कोई प्रॉपर जाके इंस्टीट्यूशन में सीख ले ना, तो उसके बाद हम लोग ये लाने वाले हैं कानून कि जो जब तक ये ट्रेनिंग नहीं करेगा उसको हम लोग गाड़ी देंगे ही नहीं। हाँ, ये आने वाला है। हाँ, तो ये सर लेकिन ये लाने से पहले हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं देंगे, बहुत सही सर, अगर उसको सिखाने का जगह नहीं देंगे, अब हम कानून बना लेंगे तो वो लेंगे, अन्याय हो जाएगा। वो तो अन्याय हो जाएगा, अपोज भी हो जाएंगे, अपोज भी हो जाएगा। यस, ये बिल्कुल सही है। लेकिन सर ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लेवल पर। और हमको लगता है कि सर ये बहुत अच्छी बातें हुई, लेकिन सर इस पे अभी हम और भी बात करेंगे ट्रांसपोर्ट वाला पर, एक जो बर्निंग मुद्दा है। लेकिन आगे हम सर एक ज्वलंत मुद्दा पर हम आपसे बात करना चाहेंगे
कि लोग कभी कभी ऐसा हो रहा है कि सर 4 बजे या 3 बजे के बीच में कहीं कहीं पुलिस फेंसिंग कर रही है और जितना बाइक जा रहे हैं, स्कूटी जा रहे हैं, सबको पकड़ करके अब बंद कर दिया जा रहा है। और उससे लोग इतना पैरवी के लिए परेशान हो जाते हैं, जने तने लोग भागने लगते हैं। ये सर कहाँ की व्यवस्था है कि लोग चाबी निकाल रहे हैं, गाड़ी को लगवा दे रहे हैं, अब कल कोर्ट से या जाके थाना से छुड़वाइए। हमको सर लगता है ऐसा कोई पहलू मैंने नहीं पढ़ा है लॉ में कि मोटर नियम में कि ऐसा कुछ है कि गाड़ी लगा दो, साइड करो। सर ऐसा इस पे क्या कहना है? नहीं, ऐसा है कि मैं अभी आपको इस विषय पर बताया भी कि सही मायने में गाड़ियों को अगर ट्रिपल राइडिंग है, कोई और गलती है, तो भले पुलिस हाथ देकर खड़ा कर सकती है। कागज पत्र जांच करने के लिए पुलिस नहीं खड़ा कर सकती, ये उसको अधिकार है ही नहीं है। हाँ, कब है? जब उसको लगता है कि क्रिमिनल गाड़ी सस्पेक्टेड है, क्रिमिनल या उसका कोई है तभी कर सकती है। राइट। लेकिन यहाँ पर स्थिति ठीक उल्टी है। यहाँ पर पुलिस केवल वसूली के लिए करती है। जैसे होता क्या है कि पुलिस का काम क्या है? ट्रैफिक को स्मूथ चलाना। राइट, बहुत सही। लेकिन ये लोग ट्रैफिक को स्मूथ चलाने पर कभी ध्यान नहीं देते। मैं 3 बार खुद मीटिंग किया हूँ, 2 मुद्दे को मैं बार बार कहता रहा। जैसे आप देखे होइएगा, 6 मुहान पर एक पुलिस का छोटा सा ये बनाया हुआ है, एकदम ठीक गोल चक्कर पर, जहाँ सबसे बिजी जगह है, वहाँ पोस्ट बनाया हुआ पे भी लगता है कि पोस्ट बनाया हुआ है। उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, वहाँ सिंघाड़ा बेचता है। अच्छा। लोग खड़ा करके। मैं 3 बार कहा, डीएसपी हमसे कहा भी कि सर अभी हटवा देंगे, लेकिन कभी नहीं हटाया। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट जज साहब का जो आप अति देख रहे हैं गेट, वहां पर जो ओवर ब्रिज है उसके दोनों साइड में सर्विस रोड स्पेशल रहना जरूरी होता है। उसको अब किसने बंद करा दिया है? वो पूरा एक साइड में क्लोज है आज 5-6 साल से। और मैं खुद भारत सरकार में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का सदस्य हूँ। मुझे लगता है कि कम से कम झारखंड में हमसे ऊपर पोस्ट पर तो कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बावजूद इसके आज तक हम लोग समाधान नहीं कर पाए। अब तीसरा, ये सड़क के बीचों बीच जो आप देख रहे हैं जो गमला लगा हुआ है, क्या क्या? हाँ सर, ये तो उस समय मैं एसपी को, डीएसपी को, सबको बोला कि अरे भैया, जहाँ सड़कें नहीं है तुम्हारे पास, ये बहुत तो सोचनीय है। 1.5 फीट 2 फीट जो रास्ता तू क्लोज कर दे रहे हो। प्लास्टिक का अगर रहता है ब्रैकेटिंग तो किसी से लगता है तो गिर जाता है, लेकिन ये तो गिरेगा भी नहीं। इसमें जो गिरेगा मर जाएगा। अब मरा भी, हमारा पोखरा का एक लड़का मर गया मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में उसी में करके, क्योंकि लोहा का है, वो हार्ड है, सीमेंट का गिरेगा है नहीं तो गिरेगा तो मरेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब क्यों हुआ? इसलिए कि नगर निगम से टेंडर में पैसा का लेन देन था, लूट खसोट था, इसलिए ऊपर होना जरूरी है। तो आप जो पुलिस की बात कर रहे हैं, पुलिस कै को के, मान लीजिए अभी तक मैं पूछा था अभी मीटिंग में कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कितने लोगों को फायदा दिलवाए? राइट, हाँ, ये जरूरी है सर। कितने लोगों को आप, और होता तो गाड़ी में सबका है थर्ड पार्टी इलाज कराए? कितने लोगों को इलाज कराए? ले जाके हॉस्पिटल में फेंक देने से तो नहीं होता है। एफआईआर दर्ज होगा तभी तो। एफआईआर दर्ज कराना इंश्योरेंस कंपनियों का जिम्मेवारी है। अगर इंश्योरेंस नहीं है गाड़ी तो आपकी जिम्मेवारी है। 2 लाख रुपए भारत सरकार क्यों देती है हिट एंड रन में? आप उसका तत्काल इलाज कराइए, लेकिन कोई इस पर जिम्मेवारी नहीं निभाता। हाँ, फाइन 10,000 है, 40,000 है, 60,000 है, उनको वसूली के लिए ये धंधा जारी है और कोई माई बाप नहीं है। और उसका एकमात्र कारण है कि कोई भी मंत्री बनता है, कोई भी इस विभाग में आता है, वो भी वसूली के अलावा दूसरा किसी पर ध्यान नहीं देता। आज के नेता, आज के मंत्री, आज के विधायक वेतन भोगी नौकर हो गए हैं। उनका न कोई अफसर सुन रहा है, क्योंकि अफसर भी जानता है कि जब हमको पैसे देना है तब 5 रुपया वसूलेंगे तो 3 रुपया देंगे, 2 रुपया खाएंगे, वो काहे को करना जाए? तो इस समस्या से अब पता नहीं, जनता जब तक अपने डंडा लेकर खड़ी नहीं होगी, इसका जब अंग्रेजों को भगाया जा सकता है, जब मुगलों को भगाया जा सकता है, तो इनके लिए क्या है? आपके बातचीत से लग रहा है कि रेवोल्यूशन आज न कल कहीं ना कहीं हो जाएगी। नहीं, वही इलाज भी है। हाँ। दूसरा इलाज नहीं है। हाँ। देखिए, जयप्रकाश जी का अभी हम लोग चर्चा किए थे शुरुआत में। जयप्रकाश जी ने भी तो रिवोल्यूशन ही लाया ना। हालांकि बदलाव क्या हुआ, फिर तुरंत इंदिरा जी वापस आ गई थी, लेकिन वह दौर जो बदलाव का हुआ
ऐतिहासिक रहा था। और आज भी बदलाव उसी के बल पर हो रहा है। अगर वो नहीं हुआ होता तो आज कोई कल्पना नहीं करता। वो गरीब तो कहता था कि कांग्रेस के अलावा कहाँ कौन है जो सरकार चलाएगा। सरकार चला आज अब कांग्रेस से इतिहास के कोने में जा रहा है, विलुप्त होने के कगार पर खड़ा हो गया। सर ये टाइम फैक्टर जो है टाइम ना, फैक्टर है। वो टाइम ही वक्त है, और तो कहते हैं ना कि समय ही गति है, हाँ, और समय ही बदलाव है, समय ही परिवर्तन है। तो सर कौन कब कहाँ है। हमसे तो इसीलिए लोग नाराज भी रहता है भाई कि आप जो है सो पार्टियों में रह के पार्टियों के खिलाफ बोल देते हैं, किसी को बोल देते हैं। नहीं सर, आप खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, आप समस्या के खिलाफ बोल रहे हैं, यही उसमें बात है। अपने पे ले रहा है, तो ये अलग बात है। आज जनता के प्रति जवाबदेह होना भी अपराध है। ये तो जब जिस बात आपने बोला सर, जो कि कल मैं आपका पोस्ट देख रहा था, उसमें लिखा धैर्य रखो, वक्त का न्याय थोड़ा देर से लगता है लेकिन फैसला बिल्कुल निष्पक्ष होता है ना। तो ये पोस्ट मेरे को लगा, क्योंकि जो आप बोले ना कि हम तो पार्टियों के खिलाफ में बोल देते हैं, तो आप जो गलती होता है उसके खिलाफ बोलते हैं, इसीलिए तो कि विभाग आप अपना पॉइंट को रख रहे हैं कि भैया ये सही चीज़ है, आप इसके थ्रू चलो ना। और हम लोग सर ये जो एक तो समस्या जो जनरल का होता है, जनरली देखते हैं कि जब कोई गाड़ी को पकड़ता है तो चाबी खींच लेता है। सर हमको तो जहाँ तक लगता नहीं, है इस पर FIR करना चाहिए लोगों को। ये गलत है। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील कर रहा हूं कि इस तरह का व्यवहार अगर कोई भी पुलिसकर्मी करता है किसी गाड़ी ओनर के साथ, तो उसे तत्काल FIR करना चाहिए उसके खिलाफ। क्योंकि अधिकार क्षेत्र में नहीं है। नहीं, बिल्कुल। वो चूंकि आप गाड़ी लेकर चल रहे हैं ना, गाड़ी आप खरीदे हैं चलने के लिए, उनको अगर फाइन करना है, कुछ गलत है तो नोटिस घरे भेजेंगे। राइट। वो कितना फाइन होगा ये मजिस्ट्रेट तय करेगा। वो गाड़ी रोक करके वो नहीं तय कर सकते। और गाड़ी वो पैसा दिया है, टैक्स दिया है, वो मुफ्त में थोड़े रोड पर चल रहा है। सही सही सही। कुछ भी गलत है तो वो फाइन का नोटिस भेजेंगे घर पर, उसका चूंकि गाड़ी नंबर है। गाड़ी नंबर आप नोट कीजिए, अगर आपको भागी हो जा रहा है तो आप घर पर नोटिस भेजिए। तो टाइम पर बुलाइए, वो आएगा। सब कुछ पता चल जा रहा है, सब कुछ पता चल जाता है। इसलिए एकदम लोगों को FIR करना चाहिए उसको पुलिसकर्मी के खिलाफ। 10-20 FIR होगा, वो लोग फंसेंगे, उनको पनिश होगा, तो अपने आप ये आदत सुधरेगी। नीचे वाला बोल देते हैं सर ऊपर से कमा। अरे भाई तो ऊपर से है तो आप ऊपर से जवाब देना कि ऊपर के आदेश पर है। ऊपर अगर आदेश आपको दिया है कि गाड़ी को इसी पकड़ के चाबी निकाल लेना है, गाड़ी का ओनर हम है, तुम कौन होते हो चाबी निकालने वाला। और ये बात आपको मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं अभी 2-3 साल हुआ, मैं अभी आ रहा था, शहर से निकला था, और जो पान दुकान है जो खाद वगैरह बेचता है वहाँ पर, वहीं पर आगे हमारी गाड़ी खड़ी थी, मैं पान के लिए रुक गया। वहाँ से एक सिपाही दौड़ा हुआ आया। अब मेरा गाड़ी को खुद मेरा ड्राइवर से चाबी खींच लिया। मेरे गाड़ी में। अच्छा, ये तो खींच लिया। तो हम तो उधर थे, चूंकि हम गाड़ी वाले को बोल देते हैं कि भाई जिधर जगह देखो साइड में पार्क कर लो। तो आगे लगाया था, तो हमको पता भी नहीं था। तो हमको फोन किया ड्राइवर कि सर देखिए नहीं कौन, तो अब सिपाही आकर के चाबियाँ खींच लिया। तो हमको गुस्सा हो गया। हम गए, कौन है जी? तो इस तरह से पार्किंग किया है। हम कि तुम्हारा बाप का रोड है क्या? सड़क का टैक्स तो हम देते हैं, तुम देता है क्या? अब पार्किंग यहाँ से यहाँ तक कहीं बनाया है क्या? नहीं बनाया है तो तुम्हारे कब माथे पर रखेगा गाड़ी? क्या कहाँ रखेंगे? तुम कैसे हिम्मत किया? आपको आश्चर्य होगा कि हमसे भी लगा मिसबिहेव करने। अच्छा, हमें तो वो जो ड्रेस वाला जो पावर होता है तो मैं उसको पकड़ा, हम कहीं बांध के इतना मारेंगे तुमको। और वहीं से मैं SP को फोन किया। उस समय लिंडा साहब SP थे। अच्छा। तो उनको जब हम फोन किए तो हमारा बात होने के बाद बोले कि सर कहाँ पर आप हैं? तो हम उनको बताए। तो उस समय सरस जी थे, इंस्पेक्टर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर। हाँ, सरस। उनको फोन किए कि देखो उनको पता नहीं कौन अति कर रहा है, जाकर करो। तो मैं बोला कि देखो यार, अब तू आ करके छोड़ दोगे, इस पर मैं छोड़ दूंगा, ये संभव नहीं है। इसने जो किया है इसको इसका पनिशमेंट मिलेगा। लास्ट में वो मेरे घर पर सरस जी आ गए कि सर अभी सिपाही उपाही का नौकरी है, ये तो बर्बाद हो जाएगा, इसको काहे को कर रहे हैं। तो मैंने छोड़ दिया, ये अलग बात है। लेकिन जब मेरे गाड़ी में ऑलरेडी बोर्ड लगा हुआ है, सारे लोग ये करते हैं, जब मेरे साथ ऐसा कर सकता है तो हम लोगों को क्या करेंगे? उसके बाद एक घटना और बताता हूँ आपको। हम लोग आ रहे थे गांव से शहर, वहीं पर GLA कॉलेज से आके टेढ़वा के पास पूरा सिपाही, सैकड़ों मोटरसाइकिल लगा हुआ है, 15-20 4 गाड़ियां लगी हुई हैं, 4 चक्की। हम आ रहे थे तो हम गाड़ी खड़ा किए।
उनकी क्या बात है जी, इतना भीड़ क्यों लगा हुआ है। अब उस समय बच्चों का एग्जाम चल रहा था, एग्जाम है बिल्कुल, तो स्वाभाविक है सब गांव सब के लोग परेशान अपना थे, लेके आ सब। रहे थे। अब सब हमारे पीछे आके मखमखा करके दौड़ गया कि देखिए ना, हम लोग को एग्जाम के लिए बच्चे को लेके जा रहे थे, ऐसे ऐसे कर दिया। हमके क्या बात है जी, कहा ऐसे किया है? तो सर ये नहीं है, हेलमेट नहीं है, फलना नहीं है। हम तुम खड़ा कर देगा, हेलमेट नहीं है तो फाइन का पर्ची लोग को देते, हेलमेट नहीं है तो इसको छोड़ो, कह रखा है। तो उसके बाद मैं, सिन्हा जी उस समय थे एसपी, उनको मैं फोन किया अपने से। हमसे बोले कि आप इस तरह का पैरवी कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता है, आप सांसद मेंबर हैं और आप ही कर रहे हैं। हम कि मैं हूं इसीलिए बोल रहा हूं, अब आपकी जमींदारी नहीं है, आपको क्या अधिकार दिया है? हमारा डीटीओ जब तक नहीं आता है आप छू नहीं सकते हो किसी को। मैं गाड़ी छोड़वा रहा हूं तो हम पर FIR कर दो। अब हम टोटल गाड़ी छोड़वा दिए। अब डीटीओ को बोले कि तुम आओ जी, जो जो अथी है उससे पूछ लो कि कितना गाड़ी किया था, जो फाइन होगा हमें दे देंगे। और उसके बाद उसको बंद कराए। तो ये लोग अब क्यों किए? क्योंकि बिना एसपी साहब के परमिशन के कोई सिपाही गरीब थोड़ी पकड़ता है। बिल्कुल सही, और इतना ताव में भी नहीं रहेगा, इतना रहेगा भी नहीं। बिल्कुल। और यहाँ से रांची का है, रांची का भी अब वही दुर्दशा है जैसा लोग बताता है। हम तो अभी इधर मान लीजिए रह नहीं रहे, उतना नहीं जान रहे। तो कुछ अधिकारी इसको वसूली का माध्यम बना लेते हैं और पब्लिक को इसका प्रतिवाद करना चाहिए और घनघोर करना चाहिए। मतलब इसकी एक जागरूकता भी हमको लगता है कि सर एकदम असल बात सर क्या होता है ना कि एक दो अकेले पड़ जाते हैं और उधर पुलिस सिस्टम हो जाती है। सर अकेले भी अगर आदमी अड़ जाएगा तो ये नहीं खड़ा हो पाएंगे। बात तो सही है कि संवैधानिक रूप से ही गलत है, कानूनी रूप से हमको ज्यादा से ज्यादा यही परेशानी हो सकती है कि 10 दिन 15 दिन उसका गाड़ी मान लीजिए वो रखे रह जाएगा, लटका रह जाएगा। बिल्कुल, इससे वैसे कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाला जो भी जनता जनार्दन लोग आप लोग सुन रहे हैं, जो कंसर्न लोग हैं, अपना गाड़ी और अपने गाड़ी को जैसे चालान कटती है, अगर गलती की है तो फाइन भरना लाजमी है। बट आपसे चाबी ले ले, गाड़ी को रखवा ले, इस और कहीं जा रहे हैं तो आप उसका प्रतिवाद करें और ज़रूरत पड़े तो सीनियर लोगों से मिलें और बताएं कि सर जो भी फ़ाइन होगा उसका हम लोग पूरा करेंगे, उसकी भरपाई करेंगे। लेकिन इस तरह से किसी का अधिकार नहीं है कि आपकी गाड़ी रख ले और आप परेशान होकर के रोड पर आप घूमते रहें। तो दोस्तों अभी हम लोग माननीय रविंद्र तिवारी सर जी से अभी हम लोगों ने काफ़ी चर्चा सुना। अब ये एक अच्छे राइटर भी हैं ना, तो इनकी मैं एक रचना जो हमको बहुत टच करता है, दिल कहता है खुद से खुद ही अदावत कर लूँ। क्या लाइनिंग लिखे हैं, दिल कहता है खुद से खुद ही अदावत कर लूँ, इस बगैरतों खुदगर्ज व्यवस्था से बगावत कर लूँ। जिम्मेदारों भीड़ में कौन है जिम्मेदार, तलाश बस पूरी कर लूँ। गर माँ जगदम्बा कर दे कृपा तो दिल करता है इस भ्रष्ट तंत्र को अब तो धुआं धुआं कर दूँ। ये सर लाइनिंग किस कंटेस्ट में लिखे हैं सर? ये बड़ा मतलब टचिंग लाइनिंग था। मैंने आपका पोस्ट पढ़ा और हमको लगा कि ये तो बहुत ही जबरदस्त है। हम लोग जितना भी बात कर रहे हैं उसका तो सारांश यही है। बिल्कुल, आक्रोश तो होता है। हाँ। और ये बात सही है कि हमें इस व्यवस्था में अगर यही चीज़ें चलती रही तो हमको न मुकदमा से डर है, न हमको जेल से डर है, न हमको फांसी से डर है। हो सकता है जो मैंने अभी आपको बताया है, अगर पंचायती राज अधिकार कानून और ग्रामीणों का जो मौलिक अधिकार है उस पर अगर बात नहीं हुई तो हो सकता है कि मैं खुद लीड करूंगा। और जो लोग कहते हैं कि उग्रवादी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो हो सकता है कि हम लोग को बनना पड़े तो बन जाऊंगा। बिल्कुल, आपने जो सर बात बोला, मैंने भी यहाँ तो हूँ, यहाँ पर कभी संगठन चला करती थी, आज कम हो गया, बेशक इसमें डाइवर्सन हो गया था सर। सिद्धांत तो सही आई थी ना, जब बड़ा लोग धनी लोग लूटे तो बिजनेस कहला जाती है और गरीब लोग बड़ों से लूट लेते तो वो हिंसा कहला जाती है। तो ये जो सर आखिर हिंसा आती कहाँ से है? कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन एक कारण बनती है। अभी मैं दिल्ली में जब ये जो अभी आपने शुरुआत में बोला था कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन गई, हाँ, यह हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन इसी में एक ब्लैक साइड भी है जो हमें देखना चाहिए। अब ब्लैक साइड क्या है? ब्लैक साइड यह है कि जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनी, जो पूंजी बढ़ी, कितने लोगों का पूंजी बढ़ा, हाँ, अब कितने लोगों का घटा। बिल्कुल सही बात। तो जैसे ही इसकी ओर जब आप नजर डालेंगे तो देखेंगे कि गिने चुने लोगों का
500% से 2700 गुना ज्यादा Exactly. संपत्ति बढ़ी। बहुत बहुत सही सर। और 90% लोगों का संपत्ति 10 साल में पहले जो था उससे नीचे गया, उससे था या वहीं के स्टेगनेंट रह गया, नीचे नहीं रहा। ज्यादातर नीचे गया है। हम्म। और अब चूंकि ये थोक में तो अकाउंट होगा तो टोटल होगा, टोटल होगा। तो लगता है कि देश बहुत समृद्ध हो गया। लेकिन वस्तुतः इसका जो काला पक्ष है वह सामने दिखता नहीं है। जो हमारा आपका दायित्व है कि हम लोग हर पक्ष को लोगों के सामने रखें, चाहे वह रेडियो हो, चाहे अखबार हो, चाहे टीवी हो, चाहे समाचार के अन्य साधन हो। इनका प्राथमिक कर्तव्य यही है कि समाज में जो चीजें लोगों के नजर में नहीं है उसको सामने लाएं, और बाकी तय करना तो आम जनता खुद तय कर लेगी। वो हम लोग निर्णायक और न्यायालय न्यायाधीश तो है नहीं कि न्याय हम लोग देंगे और निर्णय हम लोग देंगे। हम लोगों का काम है सही पक्ष को सामने रखना, बाकी तय करेगी आम लोग जनता, और तय कर ही लेगी, करती भी है, करती रही है। यही बदलाव का सूत्र रहा है और बदलता ही है, प्रकृति का नियम है, बदलेगा भी। अच्छा सर, एक तो लास्ट हम शहर में रह रहे हैं, और शहर में जब निकलते हैं तो शहर में आजकल 4 व्हील गाड़ी लेकर के दिन में जाने का सर हिम्मत नहीं है ना, कि रोड इस तरह से डिवाइड कर दिया, संकीर्ण हो गया है। तो सर ये जिम्मेदारी किसकी है कि थोड़ा रोड थोड़ा सा बन जाए, चौड़ा चौड़ी, उसकी भी जरूरत नहीं थी। मैंने कहा था इससे 4 साल पहले प्रपोजल दिया था। अभी जो वर्तमान जो मेयर और उप मेयर हैं, तो मेयर तो भाई बहुत बड़े लोग हैं, वो लोग तो आपके हमको बुलाने से आएंगे नहीं, लेकिन उप मेयर जो मंगल जी थे वो और उस समय कमिश्नर जो थे वो आए थे मेरे मीटिंग में, यहीं पर सर्किट हाउस में मैं मीटिंग किया था। मैं उन लोगों को बोला था कि आप लोग ऐसा करिए कि 2 प्रपोजल आप लोग हम लोग को डीसी के माध्यम से बढ़ाइए बना के। राइट। नंबर 1 था ITI मैदान जो रेलमा है वहां से हॉस्पिटल तक एकदम बिल्कुल सही सर, फ्लाईओवर गिराने का, और उसी में सेकंड लेन जो था जो रेलमा मोड़ से लेकर के बैरिया मोड़, और दूसरा जो ईसो पेट्रोल पंप से आगे वाला जो वोमेंस कॉलेज वाला जगह है वहां से लेकर के शाहपुर सीधा निकाल देंगे। और राज्य सरकार का और आपको 25 नया पैसा भी देना नहीं है। ये सेंटर का प्रपोजल सर सारा मेरे विभाग, अब चूंकि देखिए मैं जिस विभाग में हूँ, हाँ सर, बात हमारे मंत्री हैं नितिन जी। नितिन जी इस देश के अकेला मंत्री हैं जो आज तक किसी को ही नहीं कहे कि फंड कहाँ से आएगा, यही बोलते हैं कि तुम प्रस्ताव लाओ, काम मैं करूंगा, बाकी तुम जानो काम तुम्हारा करूंगा। मैन ऑफ एक्शन सर हम लोग कहते हैं। और मैं कहा कि उसी के नीचे पार्किंग बना दो, जैसे जो फ्लाईओवर ऊपर बनेगा उसके नीचे पार्किंग बना दो। बहुत सही। और कुछ दुकान बना दो, किराया भी तुम ही वसूलो, हमारा डिपार्टमेंट को उससे मतलब नहीं है। नगर पालिका में है, तुम ही लोग रखो, तुम लोग अपना रखो। सही बात। आपको इस बात से दुख होगा कि लाख कहने के बावजूद वो लोग आज तक प्रस्ताव नहीं बढ़ाया। ये तो सर शहर के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैं ही नहीं, मीटिंग में जो जिला का समिति की बैठक होती है निगरानी की, उसमें माननीय स्थानीय सांसद BD राम जी ने भी कहा, विधिवत प्रस्ताव वो भी पास कराए कि प्रस्ताव भेजो, लेकिन आज तक इस पर कोई पहल यहाँ के प्रशासन नहीं। ये तो बड़ा दुर्भाग्य बात सर आप बता रहे हैं। हम लोग को बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि हम लोग बड़े शहरों में पढ़ लिख करके आ करके अपने शहर को बड़ा बनाने का तमन्ना रख रहे हैं। तो इस तमन्ना में अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो सर, तो मैं ये बात बार बार हर जगह बोलता हूँ, अधिकारियों के बीच भी, नेताओं के बीच में भी, कि हमारा सौभाग्य है कि पता नहीं मेरे किस जन्म का ये प्रतिफल था कि मैं नितिन जी के इतना करीब चला गया, और नितिन जी हमको इतना महत्वपूर्ण पद पर भी देकर रखे हुए हैं, और मेरी लगभग सब बातों को मानते भी हैं, स्वीकार भी करते हैं। तो अब हम इसका कोई फायदा अपने क्षेत्र को नहीं दे पा रहे हैं, इसका दर्द तो हमको है कि 10 साल से ऊपर से अच्छा मैं हूँ, वो अपने क्षेत्र को मैं दे नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मतलब ये तो सर हो गया क्या, इनका पीरियड तो खत्म हो गया, तो 0/0 में ही रह गए, मतलब हमारे नज़रों से, क्योंकि हम बड़े शहरों के तुलना में देखते हैं। तो ये देखते हैं कि अभी जो कमिश्नर आए हुए हैं, क्या ये सब फिर से प्रपोजल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये सर बहुत ज़रूरी है। जो आपने बात बोला ना, वो सर हार्ट टचिंग बात है। केवल इस कमिश्नर की बात नहीं है, कोई भी सरकारी अधिकारी जितना आज आप देख रहे हैं,
वो खाना पूर्ति करता है, उसको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक के फायदे से कोई मतलब नहीं। अरे भैया वो काम करे ना करे, उसको तनख्वाह मिलना ही है, सुविधा मिलना ही है, सारा व्यवस्था हुई है, काहे वो करेगा। इसका मतलब इसीलिए मैं सैकड़ों बार रिपोर्ट लिखा हूँ सर रिटर्न में कि क्रेडिबिलिटी ये पहले तय होनी चाहिए। भाई आपका आज के तारीख में आप बताइए, आप अगर कोई ऑब्जेक्शन कीजिए, कोई आपत्ति लिखिए प्रधानमंत्री को, तो वो वहां से मार्क होकर चला आएगा चीफ सेक्रेटरी को। सही बात, भारत सरकार से चीफ सेक्रेटरी भी एप्लीकेशन नहीं पढ़ेगा, वो देखेगा कि किस विभाग से रिलेटेड है, उस विभाग का सेक्रेटरी को मार्क कर दिया। सेक्रेटरी भी नहीं पढ़ेगा, वो मार्क कर देगा किस जिला से रिलेटेड है, उस जिला का डीसी को। अब डीसी भी नहीं पढ़ेगा, वो देखेगा कि किस ब्लॉक से रिलेटेड है, वहां पे उस ब्लॉक को कर देगा। अब ब्लॉक वाला जब पढ़ेगा या उसके नीचे वाला कहेगा कि अरे साला ये तो डीसीए के खिलाफ है, तो हम कैसे लिखें, तो वो जाएगा कहा कि सर ये तो ऐसा ऐसा है, तो हम क्या करें। अरे बुढ़बा कहेंगे जो है सही बढ़ा दो। और जो है उसी में पंचायत सेवक लिखेगा उसके खिलाफ के आवेदन का प्रतिवेदन, अब वही पीएमओ जाएगा 2 साल में, फिर पूछिएगा तो पता नहीं चलेगा कि किसका क्या है, गाय में भैंस में। इस सिस्टम का क्या मतलब है। लोग बोला कि एक एक अफसर जो है 5-5 7-7 विभाग के चार्ज में है, क्या काम करेगा, हम करता क्या है। अगर चिट्ठी फॉरवर्डे करना है, कोई उसकी जवाबदेही है ही नहीं है, तो करता ही क्या है। बढ़िया है कि सब विभाग बंद कर दो, चलाने की क्या जरूरत है। और बीटीओ रैंक का लोग थोड़ा बहुत भले करते हैं जमीन पर काम, उससे ऊपर का आप थ्रू आउट आप देख लीजिए कौन क्या करता है, कौन अधिकारी क्या करता है। वो सब अपने से नीचे वाले को फॉरवर्ड करता है केवल। अब जब सब उसी को करना है तो आपकी जरूरत क्या है। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और शायद लगता है कि जो इंडिया में स्पेशल सतरंगी पंख लगना चाहिए सर, आज़ादी के बाद से हमको लगता है कि कहीं ना कहीं कमी रह गई है ये सब चीज़ें ना, कि अगर एक्टिवनेस आ जाता तो इंडिया कहीं सर नेक्स्ट लेवल पे जरूर होता। तो इंडिया जाएगा भी। देखिए मैं आपको एक बात, अब इसमें एक उदाहरण दूं। हम लोग हिंदू सनातनी हैं, अनेकों देवी देवताओं को पूजा करते हैं, हम लोग मानते हैं। असंख्य देवी देवता हैं, लेकिन सबसे अधिक हमारे यहाँ मान्यता भगवान कृष्ण की है। अब वो द्वापर अंतिम हो रहा है और कलयुग का प्रादुर्भाव शुरू हो रहा है। उसी क्रम में महाभारत का युद्ध खत्म होता है। तो उस समय जब भगवान कृष्ण से जब क्वेश्चन करते हैं भीष्म पितामह कि देखो ये बताओ केशव कि कौरव तो दुष्ट था, दानव था, राक्षस था, वो तो जो गलती किया सो किया, लेकिन पांडव कौन सा सही किया, अन्याय किया। अनेकों जगह पर वो भी अन्याय किया और तुम उसके साथ खड़े रहे, तो आखिर कैसा न्याय कर रहे हो तुम। तो भगवान कृष्ण ने जो जवाब दिया, बताया भीष्म को, वह आज भी प्रासंगिक है, कल भी प्रासंगिक रहेगा, परसों भी प्रासंगिक रहेगा। उन्होंने कहा कि पितामह ये तो कम से कम द्वापर का काल था कि दुष्ट दानव राक्षस भी कम से कम नाता रिश्ता दुनिया जहान थोड़ा बहुत न्याय अन्याय को समझता था। आने वाला कलयुग में जो होगा वो तो इस सब से परे होगा। वो बहन को भी बीवी बना लेगा, अपने नाता रिश्ता को भी नहीं पहचानेगा, न्याय और अन्याय की तो बातें छोड़ दीजिए। इसलिए वैसी स्थिति में जीत और जीत सिर्फ जीत ही अभिष्ट होगा और दानवों का संहार के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। ठीक उसी तरह से आज भी जनता को उसी भगवान कृष्ण के लाइन पर चलना होगा। जो दुष्ट दानव राक्षस हैं, चाहे वो राजनीति में हो चाहे जिस सेक्टर में हो, उनके खिलाफ इसको पूरे के पूरे ताकत से खड़ा होना पड़ेगा, इसका विध्वंस करना ही पड़ेगा, वरना इतिहास हमेशा से बदलता है, वैसे ही बदलेगा और वो कोई आदमी के बस का नहीं है। जब तक सामूहिक चीजें तय नहीं होती, परिवर्तन और बदलाव नहीं होता है। लेकिन अति होता है तो उसका अंत होता है, तो निश्चित रूप से होगा। और एक सर लास्ट प्रश्न है जो कि हमें लगता है कि आप स्पोर्ट्स से भी जुड़े हुए रहे हुए हैं। हाँ, तो एक पलामू में स्पोर्ट्स तब और अब में सर, कभी एक स्पोर्ट्स डीवाईसी और क्रिकेट क्लब ये सब हुआ करता था, नहीं अब कुछ नहीं बचा है। तो अब सर यहाँ स्पोर्ट्स की क्या संभावनाएं हैं और क्या आगे इसका हम लोग देखिए संभावना बहुत है, संभावना की कमी नहीं है, क्योंकि पलामू में मेधा की कभी कमी रही नहीं है। लेकिन देखिए आज की तारीख में हर आदमी ये सोचता है कि बच्चे को स्पोर्ट्स में हम ले जाएं और उसका भविष्य ही नहीं है, तो बच्चे को क्यों ले जाएगा।
क्योंकि स्पोर्ट्समैन बनाने के लिए भी पूंजी लगाना पड़ता है ना। लगाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कोई ऐसी बच्चा निकल जाएगा, उसके पीछे गार्जियन को, उसके पीछे बहुत कुछ लगाना पड़ता है। बहुत सही, बहुत सही। और जब तक स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोगों को अगर सरकारें अगर बहुत महत्व नहीं देंगी, उसके रोजी रोजगार स्वरोजगार पर चिंता फिक्सेशन नहीं करेगा कि यहाँ तक तब पहुँचे, तक तो बिल्कुल। इतना ज्यादा निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम उस दिन भी हम लोग जब स्पोर्ट्स में करते थे तो एक एक गांव में 5-5, 6-6 टीम हम लोग चलाते थे। यही तो बात है सर। और 1,000 टीम था पलामू में। हाँ। फुटबॉल का केवल, फुटबॉल का, और दर्शक भी थे सर। दर्शक भी थे। वो लोग पैसा देता था भाई, दर्शक आता था पैसा देता था, भले 4 आना देता, 8 आना देता, 1 रुपया देता, 10 पैसा देता, लेकिन देता जरूर। ऐसे चारों तरफ से रोड को ढक दी करके मैच तो होती थी। हम लोग जब मैच का आयोजन करते थे तो हम लोग चंदा नहीं तहसीलते थे, वही लोग पैसा देता था, उसी से करवाते थे। आज आप जाइए तो कौन दे रहा है? कुछ नहीं करता। और अब तो ग्राउंडे नहीं बचा, ग्राउंडे नहीं बचा है सर। अब तो जितना ग्राउंड है वो सब अभी ITI ये सब जगह आधा तो लोग इंक्रोच करके मकान बना लिया। मकान बना लिया। और ये जो गांधी मैदान का था उसमें बाजार बना दिया लोग। जिला स्कूल चौपटे हो, जिला स्कूल का वही हालत है, उसका तो बाउंड्री कोई नहीं बना रहा है। हाँ। लेकिन सब कब्जा करके बैठा हुआ है। जी, अब एक पुलिस लाइन थी, पुलिस लाइन भी एक बढ़िया फील्ड था। वो स्टेडियम बनाया गया है तो वो भी हम ही लोग थे उस समय भी। अमिताभ चौधरी जी SP थे, कमेटी बना था, उस कमेटी में हम भी थे। हमारा स्पोर्ट्स का बिजनेस भी था। उस समय हम लोग पूरे फंड से, सरकारी फंड, उसमें 1 रुपया नहीं लगा है। अच्छा। सब यहाँ के व्यापारियों का चंदा से बनाया है पूरा स्टेडियम। पुलिस लाइन वाला? जी। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। और लोकल उसमें पलामू के ही लोगों का चंदा है। पलामू के लोगों का ही है। हमको तो लगता था, सब पहली ये बात हो गई कि लोग इतना कंसर्न थे। नहीं, परशुराम ओझा, सुधीर सिंह, मैं अभी तक, और जी क्या नाम था, केबूदा थे, और DS श्रीवास्तव थे, ये डॉक्टर सुभाष चंद्र मिश्रा थे। हाँ, इन लोग तो स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट रखा कभी थे। तो हम लोग उस ऑलरेडी कमेटी में थे, और उस समय हम लोग काम करके बनाए हैं। तो आज कम से कम यही गौरव होता है कि चलिए लग के बनाया तो कम से कम 1 को तो बचल है। वो अगर पुलिस लाइन वाला नहीं बना रहता तो वो कब्जा कर लेता, वो भी खत्म हो जाता। बिल्कुल, अभी तक इन्होंने बिल्डिंग बना नहीं। ये बात आई थी उस समय भी। हाँ, जब बनने की बात आई थी राइट, तो हुआ था तो इसका मेंटेन कैसे होगा, कैसे चलेगा। तो हम लोगों को भी लगा, उसमें अमिताभ चौधरी बोले भी कि कम से कम ये कुछ है चाहे नहीं, पुलिस लाइन के अंडर में है तो ये कम से कम इस पर कब्जा नहीं होगा। कब्जा नहीं होगा, बिल्कुल सही बात बोले सर। और सार्वजनिक रहेगा। सार्वजनिक तो आज कम से कम ये बात हम लोग कह सकते हैं। सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि अमिताभ चौधरी का यह एक यादगार काम है। हाँ, यादगार काम रहेगा, बिल्कुल। और आज रांची में भी मान लिया क्रिकेट स्टेडियम वाला मुझे हमको लगता है, बिल्कुल तो स्पोर्ट्स के मामले में स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो काफ़ी इंटरेस्ट रहे हुए थे, काफी इंटरेस्टेड। काम अपने भी लगता है क्रिकेटियर बहुत बढ़िया रहे थे, इसलिए। और खुद पर भरोसा कीजिए, कभी किसी और के भरोसे काम मत कीजिए। निश्चित रूप से हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में आप परचम लहराएंगे। बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद आपका भी कि आपने हमें बुलाया, और सभी श्रोताओं का बार बार अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम।